गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम अनुशासन एवं स्व अनुशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुशासन होता क्या है? अनुशासन वैसे तो अगर आमतौर पर पूछा जाए अनुशासन के बारे में कि अनुशासन क्या होता है, तो किसी के द्वारा निर्देशित किए गए नियम कायदों के द्वारा बंधा जाना, बिना तर्क किए हुए वो उसको प्रदर्शित करना, ये अनुशासन के अंतर्गत आता है। जैसे विद्यालय में प्रधान अध्यापक या अध्यापक के द्वारा दिया गया आदेश कि आपको यहीं बैठना है, आपको इधर उधर नहीं घूमना है, तो ये क्या हो गया? अनुशासन। स्वयं किसी के ऊपर जबरदस्ती लादना, ये अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता है। अनुशासन तो स्वयं अपने आप के आचरण के द्वारा ही आता है। प्राचीन काल से अनुशासन के बारे में हम देखते आए तो अनुशासन विभिन्न प्रकार से हर समय में अनुशासन का रूप बदलता गया है। प्राचीन काल में तो जो दंडात्मक अनुशासन था, पुरस्कारात्मक अनुशासन के रूप से ज़्यादा था एवं कठोर था। उस समय अगर बच्चे कोई भी गलती कर देता था तो गुरुजी जो वहाँ आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम में जो भी कार्य थे, जितने भी ऐसे कठिन घोर यातनाएं बच्चों को दी जाती थी, वो अनुशासन के रूप में कहते थे अगर बालक को बगैर डंडे से हम अनुशासन में नहीं रख सकते, बालक को बिना डंडे के अनुसार हम अनुशासित नहीं कर सकते। जो आज के वर्तमान युग को देखते हुए ये बिल्कुल ही असिद्ध साबित होती है। क्या बच्चे को डंडे से मारना ही अनुशासन कहलाता है? जी नहीं। क्या बच्चे को जबरदस्ती किसी कार्य के लिए फोर्स करना अनुशासन के अंतर्गत आता है? वो बिल्कुल ही गलत मान्य होगा। अनुशासन तो स्वयं अंदर से एक फीलिंग होती है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, या किसी के द्वारा निर्देशित किए हुए उस दबाव में बिना किसी तर्क के हुए आप प्रदर्शित करना, ये अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता। तो आज हम आपको अनुशासन एवं स्वयं अनुशासन, डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत अध्ययन करवाएंगे। शाब्दिक रूप से अनुशासन के लिए अंग्रेजी भाषा में डिसिप्लिन, इसका शाब्दिक रूप से अगर हम अंग्रेजी भाषा में अर्थ करें तो क्या होगा? डिसिप्लिन, जिसका हिंदी में प्रयोग, जिसका अंग्रेजी भाषा में यह शब्द डिसिप्लाई से निर्मित हुआ, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक रूप से अनुशासन के लिए अंग्रेजी भाषा में DISCI, डिसिप्लिन, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, जिसका डिसिप्लाई शब्द से हिंदी में अगर हम अर्थ करें, ये हो गया इसका अंग्रेजी रूपांतरण, अंग्रेजी का है ये डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ करें तो हमारे अर्थ में इसका अर्थ निकलता है शिष्य। डिसिप्लाई से निर्मित हुआ है। अंग्रेजी जो भाषा का यह शब्द है वो डिसिप्लाई, इसको हटा दे, PLY कर दे तो डिसिप्लाई से निर्मित हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य। शिष्य के ऊपर प्राचीन काल से ही किस प्रकार से गुरु द्वारा निर्धारित नियम कानून और परंपराओं का श्रद्धापूर्वक अनुपालन करता था, उसके उपदेशों को स्वीकार कर नम्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करना, वही अनुशासन है। मैंने बताया ना, प्राचीन काल में जो गुरुकुल पद्धति थी, जो गुरुओं के द्वारा जो उपदेश दिए जाते थे, जो कार्य करवाए जाते थे नियम कायदों के अनुसार, वो ही अनुशासन के अंतर्गत आता था। चाहे वो सही हो या गलत हो, बालक उसको चुपचाप से हर्ष स्वीकार कर लेता था, और वो ही किसके अंतर्गत था? अनुशासन। चाहे वो शिष्य, वो गुरुजी वो कार्य को गलत करते हैं, क्योंकि मासूम बच्चे होते हैं, उनको कठोर यातनाएं देना, ये अनुशासन के अंतर्गत नहीं आती है। फिर भी उस समय के जो बालक थे वो उसी को अनुशासन का पार्ट मानते थे, और गुरुजी थे वो भी जो दंडात्मक था या जो भी उनके ऊपर जबरदस्ती का जो दबाव डाला जाता था, उसी को अनुशासन के अंतर्गत मापते थे। उस समय के छात्र के जीवन में जो आदेशित व्यवहार परिलक्षित होते थे, वही अनुशासन है। जिस समय वो छात्र के जीवन में जो आदेश किया जाता था, वो व्यवहार परिलक्षित होता था, उसी को क्या कहा जाता था? अनुशासन के रूप में वर्णित किया जाता था। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार अनुशासन के इस परंपरागत तथा शाब्दिक व्युत्पत्ति को अर्थ को नहीं मानता है। आधुनिक जो शैक्षिक
व्यवस्था है, शिक्षा जो प्रणाली है, जिसका प्राचीन काल से जो अनुशासन का रूप हम देखते आए हैं, पहले गुरुकुल पद्धतियों में, फिर प्राचीन जो गुरुकुल पद्धति समाप्त होती आई, धीरे धीरे शिक्षा का रूप परिवर्तन होता गया। दमनात्मक, पहले दमनात्मक था, फिर प्रभाव हो गया, फिर मुक्तात्मक, आधुनिक तक में क्या मुक्तात्मक, बालक के रुचि के अनुसार शिक्षा देते हो। पहले तो शिक्षक महान था, शिक्षक कोई भगवान गॉड जो भी है वो उसको मानते थे, जैसा शिक्षक ने कह दिया वो सही है। शिक्षक अगर दिन को रात कहेगा तो रात है, ये बालक कह ही नहीं सकता कि नहीं अब रात नहीं है अब दिन है, क्योंकि उस शिक्षक का आदेश था। उसी प्रकार के आदेश को वो अनुशासन के रूप में ग्रहण करते थे। परंतु उस समय में और आज के समय में बिल्कुल ही परिवर्तन होता है। कैसे देखा जाता है, आज के बालक को शिक्षा अगर आप गुरुजी दबाव पूर्वक डालेंगे तो बालक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, अर्थात बालक के विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए हम बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। यह नहीं कि बालक को जी चाहे जैसे ही आप शिक्षा पढ़ा दो या जो भी कार्य हो बालक को दे दो जबरदस्ती का, उसने जो कार्य किया नहीं है फिर भी उस कार्य को करवाओ, जबरदस्ती का कार्य उस पर थोपो, ये अनुशासन के अंतर्गत नहीं आता है। अब अनुशासन को बड़े ही व्यापक रूप में लिया जाता है। अनुशासन से तात्पर्य कक्षा में बिना किसी आवाज किए, विद्यालय में शांत तथा अध्यापक आदि से नम्रतापूर्वक व्यवहार करने से नहीं है। अनुशासन से तात्पर्य कक्षा में बिना किए आवाज, कहते हैं बिना किए आवाज, कहाँ पर, कक्षा में बिना किए आवाज, और विद्यालय में शांत तथा अध्यापक आदि से नम्रता पूर्वक व्यवहार। विद्यालय में शांत तथा अध्यापक आदि से नम्रता पूर्वक विद्यालय में शांत तथा अध्यापक आदि से नम्रता पूर्वक व्यवहार करने से नहीं है, वरन आंतरिक एवं व्यवहार से है, जो छात्र के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में सहयोग करें। नम्रता पूर्वक व्यवहार से नहीं है, वरन आंतरिक तथा बाह्य व्यवहार से है, जो बालक के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में सहायक हो। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास हो, ये बालक के अनुशासन के अंतर्गत आती है। ये नहीं है कक्षा में बिना आवाज किए, बिल्कुल चेंज हो गई। पहले कहते बिना आवाज किए तो बालक सुबह से लेकर शाम तक, जब तक गुरुजी नहीं कहते थे कि बोलो तब तक बालक नहीं बोलता। अब बिल्कुल विपरीत स्थिति आ गई, कक्षा में बिना आवाज किए, विद्यालय में शांत तथा अध्यापक आदि का नम्रता पूर्वक व्यवहार से नहीं है, वरन ये नहीं है कि नम्रता पूर्वक अध्यापक उसको डंडे से मार ही रहा है, बालक चुपचाप उसको सहन कर रहा है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गई है आज की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। बालक को तो आप डंडा उठा ही नहीं सकते, डंडा मारना तो बहुत दूर की बात है, बालक को आप डंडा दिखा ही नहीं सकते। तो वो उसी प्रकार का आप आचरण करवाओगे तो क्या वो आचरण सही है? जी नहीं, वो आचरण बिल्कुल ही गलत है। वरन आंतरिक तथा बाह्य व्यवहार शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास से लिया जाता है। बालक का नैतिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास से लिया जाता है। बालक स्वयं, जब तक बालक में स्वयं में अनुशासित होने की शक्ति प्रवृत्त नहीं होगी तब तक बालक अनुशासन में नहीं रहेगा। जबरदस्ती का आप दबाव डालोगे तो बालक अनुशासित नहीं होगा। अनुशासन का तात्पर्य बालक बालिका को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना।
ये डीसी मुलर ने कहा है। अब कुछ परिभाषाएं हैं किसकी? अनुशासन की। अनुशासन की परिभाषा। पहली परिभाषा है प्रोफेसर A.D. मुलर। प्रोफेसर A.D. मुलर इन्होंने कहा है अनुशासन का तात्पर्य बालक बालिकाओं के लिए प्रजातंत्र के लिए तैयार करना। अनुशासन से तात्पर्य बालक बालिकाओं को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना। ये किसने कहा है? ये कहा है A.D. मुलर ने कि अनुशासन वह है बालक बालिका को प्रजातंत्र के लिए तैयार करना। ये अनुशासन के अंतर्गत आता है। अनुशासन से संबंधित आधुनिक विचारधारा के संबंध में प्रोफेसर नन लिखते हैं कि प्रोफेसर नन के अनुसार नन ने क्या कहा है? अनुशासन से तात्पर्य प्राकृतिक आवेगों तथा अनुशासन से तात्पर्य है वो है प्राकृतिक आवेगों तथा उत्तेजनाओं को इस प्रकार से इस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिससे अव्यवस्था तथा अराजकता के स्थान पर कुशलता एवं मितव्ययता आए। कुशलता तथा मितव्ययता आए। किसने कहा है? प्रोफेसर नन ने कहा है कि अनुशासन से तात्पर्य है कि प्राकृतिक आवेगों एवं उत्तेजना को इस प्रकार से व्यवस्थित करना, जो बालक के अंतर्गत जो मूल प्रवृत्ति है, जो उत्तेजना है, उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे अव्यवस्था तथा अराजकता के स्थान पर कुशलता और मितव्ययता आए। बालक अव्यवस्थित भी न हो, बालक उद्दंडता भी नहीं करे, बालक झगड़ालू भी ना हो, बालक गलत प्रवृत्तियों में भी ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। अव्यवस्था पर अराजकता के स्थान पर कुशलता और मितव्ययता आए, जिससे अप्रभावो उत्पादकता तथा अपव्यय का अंत हो। अप्रभावो उत्पादकता अर्थात प्रभावशीलता होना चाहिए और अपव्यय का क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। फालतू में उसका क्या नहीं हो? व्यय नहीं हो। ये प्रोफेसर नन के अनुसार बतलाया गया है। अगली जो परिभाषा है वो है
राय वर्ण के अनुसार, राय वर्ण के अनुसार, राय वर्ण ने क्या कहा है? राय वर्ण सच्चा अनुशासन नकारात्मक व, उन्होंने कहा है सच्चा अनुशासन नकारात्मक तथा ध्वंसात्मक सच्चा अनुशासन नकारात्मक तथा ध्वंसात्मक के स्थान पर स्वीकारात्मक व रचनात्मक होना चाहिए। स्वीकारात्मक तथा रचनात्मक होना चाहिए। स्वीकारात्मक तथा रचनात्मक होना चाहिए। यह सृजनात्मक हो, इनके द्वारा निर्माण, यह सृजनात्मक हो, यह सृजनात्मक हो, इसके द्वारा निर्माण, यह सृजनात्मक हो, इसके द्वारा निर्माण हो, न कि तोड़ फोड़। इसके द्वारा निर्माण हो, न कि तोड़ फोड़। किसके द्वारा? अनुशासन के द्वारा। ध्वंसात्मक नकारात्मक को छोड़ दिया, रचनात्मक एवं स्वीकारात्मक, और स्वीकारात्मक तथा रचनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक हो और इसके द्वारा निर्माण हो, न कि तोड़ फोड़। रचनात्मक भी होना चाहिए, निर्माण भी होना चाहिए, स्वीकारात्मक भी होना चाहिए, और इसके द्वारा क्या नहीं हो? तोड़ फोड़ ना हो। आगे कहते हैं वो संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य, संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य, संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य चरित्र निर्माण है और चरित्र निर्माण है और संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य चरित्र निर्माण है और चरित्र निर्माण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है और चरित्र निर्माण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। चरित्र निर्माण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसकी वांछित आवश्यकताएं दमन व बल न होकर स्वतंत्रता, अविवेकी व विवेकीकरण, उदात्तीकरण है। कहने का मतलब है, रायवर्ण ने कहा है कि सच्चा अनुशासन नकारात्मक और ध्वंसात्मक के स्थान पर क्या होना चाहिए? स्वीकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। आप जबरदस्ती से बालक के ऊपर कोई भी अनुशासन नहीं ला सकते हो। बालक को जबरदस्ती कोई कार्य करवाओगे, आप दबाव में डालोगे, बालक डिप्रेशन में होगा, चिड़चिड़ा होगा, तो बालक ध्वंसात्मक करेगा, बालक लड़ाई झगड़ा करेगा, ऐसे अनैतिक कार्य करने पर उतारू हो जाएगा बालक।
जिसको आप कभी सोच नहीं सकते हो। बालक हमेशा ही, आप अच्छा भी कहोगे तो भी बालक नेगेटिविटी लेगा। तो वो कहते हैं रायवर्ण, सच्चा अनुशासन नकारात्मक और ध्वंसात्मक के स्थान पर स्वीकारात्मक होना चाहिए। बालक सहर्ष उसको स्वीकार कर ले तथा रचनात्मक होना, स्वीकारात्मक और रचनात्मक, वो ध्वंस की जगह रचनात्मक कार्य को करें। यह सृजनात्मकता हो, सृजनशील लिए हो, इसके द्वारा निर्माण किया जा सकता है, न कि तोड़ फोड़। अनुशासन से हम बालक का निर्माण कर सकते हैं, न कि उसका तोड़ फोड़। संवेगात्मक नियंत्रण, जो बालक के संवेग हैं, जो मूल प्रवृत्ति हैं, उनको नियंत्रण में करना। चरित्र का निर्माण, लक्ष्य होता है चरित्र का निर्माण, और चरित्र निर्माण ही सृजनात्मकता की प्रक्रिया होती है। चरित्र का निर्माण सृजनात्मक की प्रक्रिया होती है। तो रायवर्ण ने कहा है कि सच्चा अनुशासन नकारात्मक और ध्वंसात्मक के स्थान पर स्वीकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। यह सृजनात्मक हो, इसके द्वारा निर्माण हो, न कि तोड़ फोड़। संवेगात्मक नियंत्रण का लक्ष्य चरित्र निर्माण है, और चरित्र निर्माण क्या करता है? सृजनात्मक प्रक्रिया। ये रायवर्ण ने अपनी परिभाषा के अनुसार अनुशासन की परिभाषा बतलाया। अब विभिन्न जो वैज्ञानिक हुए हैं या दार्शनिक हुए, वो परिभाषाओं को बतलाते हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो बालक ये कार्य करेगा। बालक को आप किस प्रकार से अनुशासित रख सकते हो, बालक के ऊपर कौन कौन सी अनुशासन के द्वारा बालक को आप रख सकते हो। तो ये विभिन्न जो वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हुए, अनुशासन के लिए जो कार्य करवाए हैं उन्होंने, ये बालक के ध्वंसात्मक की जगह स्वीकारात्मक कार्य पर बल देते हैं। बालक को ऐसा कार्य करवाइए जिससे बालक स्वयं ही अनुशासित हो। अब इसमें मैंने आपको पहले भी एक परिभाषा बताई थी कि मुदालियर आयोग ने अनुशासन की परिभाषा बतलाया था। किसने? मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने सबसे एक बार और मैंने अनुशासन की परिभाषा आपको लिखवाई थी कि मुदालियर आयोग ने अनुशासन के बारे में क्या कहा है। मुदालियर आयोग, उन्होंने अनुशासन को कहा है आत्मानुशासन तथा सदाचरण की उचित भावना। आत्मानुशासन तथा सदाचरण की उचित, आत्मानुशासन तथा सदाचरण की उचित भावना के विकास हेतु, उचित भावना के विकास हेतु किसी दंडाधिकारी, भावना के विकास हेतु किसी दंडाधिकारी बाह्य शक्ति द्वारा, किसी दंडाधिकारी बाह्य शक्ति हेतु, बाह्य शक्ति हेतु, किसी दंडाधिकारी बाह्य शक्ति हेतु, शक्ति द्वारा उसके थोपने की अपेक्षा, शक्ति द्वारा उसके थोपने की अपेक्षा, बाह्य शक्ति द्वारा उसके थोपने की अपेक्षा विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ग्रहण किया जाना। थोपने की अपेक्षा विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ग्रहण करना, स्वयं ग्रहण करना, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ग्रहण करना अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं ग्रहण करना अधिक महत्वपूर्ण
है। किसने कहा है? मुदालियर आयोग ने कहा है कि आत्मानुशासन तथा सदाचरण की उचित भावना। आत्मानुशासन स्वयं के अनुसार अनुशासन, अपनी आंतरिक आत्मा से जो फीलिंग होती है, आत्मानुशासन तथा सद आचरण की उचित भावना के विकास हेतु सद आचरण, सदाचरण अर्थात अच्छा आचरण की भावना के विकास हेतु किसी दंडाधिकारी द्वारा, दंडाधिकारी बाह्य शक्ति द्वारा उसके थोपने की अपेक्षा, वो तो करता है कि दंडे से या किसी अधिकार भावना से इसके अंतर्गत अनुशासन स्थापित किया जा सके, जिस थोपने की अपेक्षा विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ग्रहण किया जाना अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक बालक के ऊपर जबरदस्ती से अनुशासित रहने को कहता है, आप इस प्रकार से करिए, आप ये कार्य करिए, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य किया जाना चाहिए, तो ये जबरदस्ती का आरोप हो गया, ये एक दंडात्मक हो गया। आप थोप रहे हो, बालक के ऊपर लाद रहे हो, बालक ऐसे अनुशासित नहीं होगा। तो थोपने की अपेक्षा विद्यार्थी जो स्वयं ग्रहण करता है अपनी आत्मा के अनुसार, जो फीलिंग्स उसको आती है कि स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन के अंतर्गत बालक जब ग्रहण करेगा वो अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये मुदालियर आयोग ने कहा है। बालक को जबरदस्ती कोई कार्य मत करने दो। बालक को जबरदस्ती से किया हुआ कार्य कभी भी सही नहीं होता। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ने तो अनुशासन के लिए कहा है कि डिसिप्लिन इज द लाइफ, डिसिप्लिन इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ नेशन। डिसिप्लिन इज द लाइफ एंड ब्लड ऑफ नेशन। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ स्कूल। आत्मानुलोचन के फलस्वरूप व्यवहार में स्वयं के उत्पन्न हो जाने के अनुसार जो नियम होता है वो स्व शासन अर्थात स्व अनुशासन और अनुशासन के अंतर्गत बतलाया गया है। तो आज हमने आपको अनुशासन क्या होता है, स्व अनुशासन एवं उसकी परिभाषाओं का वर्णन कराया है। अब इसके अंतर्गत अनुशासन के अंतर्गत अनुशासन परंपरागत और आधुनिक जो दो तरह के उसका डिफाइन करेंगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।